हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा से संबंधित यह हम लोग लेकर के आए हैं। जनरल साइंस में यह तीसरा सेट है। इससे पहले जनरल साइंस का 2 सेट जो है हम लोगों ने कंप्लीट किया है। हम अलग अलग विषयों पर लगातार जो है सक्षमता परीक्षा से संबंधित अपडेट्स लेकर के आ रहे हैं। हिंदी है, सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान है, इन सभी विषयों पर लगातार जो है इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको मटेरियल्स उपलब्ध हो रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ, देखते हैं एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके उत्तर की व्याख्या के सहित। जी हाँ दोस्तों, हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल आ गया है। क्वेश्चन है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई। तो मात्रकों की जितनी पद्धतियां हैं उसमें से जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है यह कब लागू हुई है। सिस्टम इंटरनेशनल जो है यह कब से शुरू किया गया, 1969 में या 1971 में या फिर 1983 में या 1991 में। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा पहला नंबर क्वेश्चन के लिए वह है ऑप्शन नंबर बी के 1971 में जो है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई सिस्टम जो है सिस्टम इंटरनेशनल की शुरुआत हुई। इससे पहले जो है मात्रकों की अन्य पद्धतियां प्रचलन में थे, जैसे सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। इन सारी पद्धतियां जो है इससे पहले चल रहे थे। उसके बाद जो है 1971 में मात्रकों के लिए एक सिस्टम इंटरनेशनल बना और उसके तहत जो है कुछ मात्रकों को आधारी मात्रक माना गया, बाकी अन्य मात्रकों को जो है फिर उससे उत्पन्न मात्रक यानी एक कुछ को बेस और कुछ को जो है उससे उत्पन्न वही उत्पन्न मात्रक के रूप में माना गया। आइए इसमें हम लोग डिटेल्स में आज देखते हैं। हमारे स्क्रीन पर जो आया है कि जो सिस्टम इंटरनेशनल आया उसके तहत कितने बेस मात्रक रखे गए थे। तो कुछ आधारी राशि है, आधार भौतिक राशि है जिसमें लंबाई है, उसके लिए राशि का जो प्रतीक है एल, और एसआई मात्रक जो रखा गया वो मीटर और संकेत के रूप में स्मॉल एम का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद दूसरी आधारी राशि है जो द्रव्यमान है, उसके लिए जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम है, उसका संकेत केजी है। उसी प्रकार जो है तीसरा आधारी राशि है समय, यानी उसका और जो मात्रक है वो सेकेंड है, और एस जो है स्मॉल एस उसके लिए संकेत के रूप में इस्तेमाल हुआ। चौथा एसआई मात्रक जो है वह विद्युत धारा है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, चौथा आधारी राशि विद्युत धारा है, उसका एसआई मात्रक जो है वो एम्पियर है और उसके लिए जो है संकेत ए इस्तेमाल हुआ। पांचवा जो है वो उष्मा गतिक तापक्रम है जिसका एसआई मात्रक जो है वो केल्विन है और के उसके लिए प्रतीक यूज हुआ। उसी प्रकार पदार्थ की मात्रा है, उसके लिए मोल उसका एसआई मात्रक है, एमओएल संकेत है। और सातवां है ज्योति तीव्रता जिसका कैंडेला है और सीडी जो है उसका ये प्रतीक है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के जो साइंस है उसके तहत जो है कुल 7 भौतिक राशियां हैं, आधारी राशियां हैं, और बाकी इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य मात्रक हैं वो सभी इन्हीं आधारी राशियों से मिलकर के बने हैं। हम लोग सभी के बारे में डिटेल्स इसी वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। यह वीडियो आपको पसंद आएगा इसलिए वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सूची को सुमेलित करें। एक तरफ जो है वह राशि दिया है, दूसरी ओर मात्रक है कि कौन सा राशि का क्या मात्रक है। तो उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य और दाब और ऊर्जा, इसका मात्रक क्या क्या है, इसको हम लोग को सुमेलित करना है। दूसरा नंबर हमारे स्क्रीन पर प्रश्न है, इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो पहला का जो है उच्च वेग का मैक है, तरंग दैर्घ्य का जो एसआई मात्रक होता है वह एंगस्ट्रम होता है, दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। यानी कार्य और ऊर्जा दो ऐसी राशियां हैं जिसका एसआई मात्रक जो है वह जूल होता है। तो एक का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है यह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। एक और इधर जो है बाएं साइड में ए में मात्रक दिया है और बी में जो है उसकी राशियां दिया है। तो जूल अभी हम पीछे चर्चा किए हैं कि कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा मात्रक जूल होता है। यहाँ जूल है और इसमें ऊर्जा नहीं है तो जूल का ऐसे मात्रक, जूल किसका मात्रक हो जाएगा, कार्य का। एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का होता है। वाट जो है यह वोल्ट जो है यह विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। उष्मा का जो मात्रक है उसको कैलोरी के रूप में मापते हैं। और ये वाट जो है ये सामर्थ्य यानी शक्ति का ऐसा मात्रक हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम लोग तीसरा के लिए सही उत्तर कूट के रूप में देखें तो सही उत्तर क्या होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए। ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 2 है,
तथा डी का 4 और ई का 5 है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य जो है वो कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वह जूल, न्यूटन, वाट और डाइन। इसमें कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो इस चौथा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि कार्य का एसआई मात्रक जो है वो जूल है। न्यूटन जो है यह बल का एसआई मात्रक है, और ये वाट जो है यह शक्ति का एसआई मात्रक है, और बल का मात्रक जो है डाइन में भी मापा जाता है, हम लोग याद रखेंगे। और कार्य और ऊर्जा ये दोनों का एसआई मात्रक जो है यह एक ही होता है, जो जूल होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है यह दूरी का मात्रक है, या समय मापने की इकाई है, या प्रकाश मापने की इकाई है, या फिर धारा मापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है दोस्तों यह दूरी का मात्रक है, याद रखेंगे। दूरी मापने के लिए, लंबी दूरी मापने के लिए जो है प्रकाश वर्ष इस्तेमाल करते हैं। दूरी की अगर बात करें तो दूरी को लंबाई में मापा जाता है, और लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। तो दूरी मापने का जो स्टैंडर्ड मात्रक हो गया वो मीटर हुआ। अन्य मात्रकों में बड़े मात्रकों के लिए किलोमीटर, मील, उसी प्रकार प्रकाश वर्ष इस्तेमाल होता है। लेकिन दूरी सबसे मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वह जाना जाता है पार्सेक के रूप में। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, पार्सेक होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। जड़त्व कहते किसे हैं, हम लोग ये जानेंगे कि जड़त्व किसे कहा जाता है। तो जड़त्व कहते हैं कि इनर्शिया, इंग्लिश में जो है इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है इनर्शिया, कि कोई वस्तु अगर जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहने की कोशिश करती है, यही जड़त्व के रूप में जाना जाता है। इसका जो एसआई मात्रक है यह वेग, त्वरण, भार या फिर द्रव्यमान। तो जड़त्व की मात्रा का जो माप है वह द्रव्यमान के रूप में किया जाता है, यानी छठा का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि द्रव्य की मात्रा जो है कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है, तो द्रव्यमान जो है वो जड़त्व की माप है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक नहीं, समय के लिए जो एसआई मात्रक इस्तेमाल होता है, इससे पहले अभी तो हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल देख रहे हैं। सिस्टम इंटरनेशनल से पहले 3 प्रकार के मात्रकों की पद्धति जो है चलन में आया था। गांव की जो मात्रकों की पद्धति थी उसको हम लोग थोड़ा सा अलग रखेंगे, जैसे एक 40 केजी के लिए मन का प्रयोग होना। तो ये सारे जो पद्धति थी वो एक अलग पद्धतियां थी। लेकिन जो सिस्टम इंटरनेशनल शुरू होने से पहले कुछ अन्य पद्धति थी जो साइंस के अकॉर्डिंग, जैसे सीजीएस पद्धति, उससे पहले एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में क्या था कि फुट, लंबाई मापने के लिए फुट प्रयोग किया जाता था। एफपीएस लंबाई मापने के लिए फुट, और ये वो द्रव्यमान मापने के लिए पाउंड, और समय मापने के लिए सेकेंड। उसके बाद जो आया वो सीजीएस, यानी लंबाई मापने के लिए सेंटीमीटर, और द्रव्यमान मापने के लिए ग्राम, और समय मापने के लिए सेकेंड। फिर आया एमकेएस, लंबाई मापने के लिए मीटर, द्रव्यमान मापने के लिए किलो, और समय मापने के लिए सेकेंड। उसके बाद जो एसआई मात्रक आया, सिस्टम इंटरनेशनल मात्रक आया, इसमें भी जो है समय मापने की इकाई को स्टैंडर्ड इकाई जो है वो सेकेंड के रूप में ही रखा गया। अन्य मात्रक में जो है वो घंटा है, मिनट है, वर्ष है, ये सारे जो हैं आएंगे। तो इस 7वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि जो मात्रक नहीं है वह प्रकाश वर्ष नहीं है। अधिवर्ष, आधा वर्ष जो है वो समय मापा जाता है। चंद्रमाह, चंद्रमाह जो है 28 दिनों का होता है, उसके जरिए भी समय 28 से 29 दिन, या 29-30 दिन का जो चंद्रमाह है, ये इससे भी समय की माप होती है। तो ये चंद्रमाह या अधिवर्ष है, ये सभी से समय की माप की जा सकती है। लेकिन प्रकाश वर्ष है या दूरी मापने की इकाई है। और समय मापने की जो इकाई है वो चाहे एफपीएस पद्धति हो, सीजीएस पद्धति हो, एमकेएस पद्धति हो, सभी में जो है सेकेंड ही रहा है। और याद रखिएगा एफपीएस में लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड, और समय के लिए सेकेंड। सीजीएस में लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम, और समय के लिए सेकेंड। एमकेएस में लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलो, और समय के लिए सेकेंड मात्रक का यूज होता था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पार्सेक इकाई है।
तो हम अभी इससे पहले चर्चा किए थे जब प्रकाश वर्ष के बारे में बात कर रहे थे कि दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो पारसेक के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? 8वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर क्या होगा? तो 8वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। ऑप्शन नंबर ए जो है यह सबसे सही उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल। डेसिबल के जरिए जो है यह ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। और या अश्वशक्ति जो है शक्ति की इकाई है। समुद्री मील जो है वो नौ संचालन की दूरी मापते हैं। सेल्सियस से जो है उष्मा की इकाई मापी जाती है। तो इसमें कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह डेसिबल से जो है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, करेक्ट है। अश्वशक्ति से जो है वो शक्ति की इकाई है। अश्वशक्ति हॉर्स पावर के रूप में जानते हैं, जो कि 746 वाट होता है एक अश्वशक्ति जो है 1 HP। समुद्री मील जो है नौ संचालन की दूरी के लिए। सेल्सियस जो है यह उष्मा की इकाई है, सेल्सियस जो है यह ताप मापने की इकाई है। और ताप मापने की जो ऐसे इकाई है, ऐसा यूनिट है वह केल्विन के रूप में ताप मापने की इकाई है। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा ताप की जो एसआई मात्रा के केल्विन, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ल्यूमेन जो है वह किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है वह ज्योति तीव्रता का मात्रक है, या फिर ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, या दोनों का मात्रक है? 10वां का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो 10वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों कि ल्यूमेन जो है वह ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो 10वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्यूरी। क्यूरी जो है यह किसकी इकाई है? क्यूरी के द्वारा हम लोग के क्यूरी से किस चीज़ का मात्रक है? क्यूरी से क्या मेजर किया जाता है? यह रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक है, या तापक्रम का मात्रक है, या उष्मा का मात्रक है, या फिर ऊर्जा का मात्रक है? तो 11वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि क्यूरी जो है वह रेडियो धर्मिता का मात्रक है, यानी ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है 11वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पास्कल जो है यह किस चीज की इकाई है? पास्कल के जरिए जो है आर्द्रता मापा जाता है, या दाब मापा जाता है, या वर्षा मापा जाता है, या तापमान? तो आर्द्रता कहते हैं कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जो है यह आर्द्रता कहलाती है। दाब किसी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला क्रियाशील बल जो है वो दाब कहलाता है, यानी क्षेत्रफल किसी जो स्टैंडर्ड क्षेत्रफल पर अगर कोई बल लगता है तो वह दाब के रूप में जाना जाता है। और दाब का जो एसआई मात्रक है वो पास्कल है, यानी इस 12वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। इससे पहले हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसके जरिए आपको उपलब्ध कराते रहेंगे और हर अपडेट्स आपको पहले मिले, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब होना जरूरी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कैंडेला जो है यह किसका मात्रक है? जी, कैंडेला यह जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, या फिर ज्योति प्रभाव का मात्रक है, ज्योति दाब का मात्रक है, या ज्योति तीव्रता का मात्रक है? तो कैंडेला जो है यह ऑप्शन नंबर डी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि कैंडेला जो मात्रक है यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जूल निम्नलिखित में किसकी इकाई है? तो जूल तो इससे पहले हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जूल के जरिए जो है वो कार्य भी मापा जाता है और ऊर्जा भी मापा जाता है। ऊर्जा ऑप्शन नंबर ए जो है यह करेक्ट आंसर होगा। ऊर्जा जो है ये दो प्रकार का होता है, एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। याद रखेंगे हम लोग, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो गतिज और स्थितिज दो प्रकार की ऊर्जा। अगर कोई वस्तु स्थिति में है, बैठा है, तो उसके साथ स्थितिज ऊर्जा होता है। अगर कोई वस्तु गति में है तो उसके साथ गतिज ऊर्जा होता है। वहीं अगर चलती हुई ट्रेन में या चलती हुई बस में अगर हम लोग बैठे हैं या कोई व्यक्ति बैठे हैं तो वहां पर उस व्यक्ति के साथ जो संचित ऊर्जा रहती है वो दोनों ऊर्जा रहती है, यानी बस के चलने के कारण गतिज ऊर्जा भी होती है, और वो व्यक्ति चूंकि बस में बैठा होता है इसलिए उसके अंदर जो है स्थितिज ऊर्जा भी रहती है। तो वहां पर वैसे केस में दोनों ऊर्जा रहती है। स्थितिज ऊर्जा के लिए जो है स्थितिज ऊर्जा के लिए जो इस्तेमाल होता है वो फार्मूला होता है mgh, और गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है 12 mv²। तो याद रखेंगे जब हम लोग की अगर
स्थितिज ऊर्जा के केस में कोई हाइट बढ़ जा रहा है, यानी कोई वस्तु अगर जमीन पर है और उसके कंपैरिजन में अगर कोई वस्तु उसी द्रव्यमान का छत पर है, तो छत पर वाले वस्तु में स्थितिज ऊर्जा अधिक होगा क्योंकि उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, वहीं जमीन पर वाले वस्तु में उसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कम होगा। तो याद रखेंगे ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, जूल। और ऊर्जा कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का। कौन कौन, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो स्थिर है उसके साथ, गतिज ऊर्जा जो गति में है उसके साथ। बस में अगर चलते हुए बस में है तो दोनों ऊर्जा उसके पास स्थिर है। और mgh यानी स्थितिज ऊर्जा जो है कि अगर हाइट बढ़ रहा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। उसी प्रकार गतिज ऊर्जा, अगर किसी चीज का वेलोसिटी यानी वेग, स्पीड बढ़ रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हर्ट जो है मापने की इकाई किसकी इकाई है। हर्ट्ज के जरिए जो है हम लोग किस चीज को मेजर करते हैं, तरंग दैर्ध्य को मेजर करते हैं, या फिर तरंगों की स्पष्टता को, या तरंगों की तीव्रता को, या फिर तरंगों की आवृत्ति को। तो हर्ट्ज कहते हैं जो मेजर करने की इकाई है वो तरंगों की आवृत्ति है। तरंग किसको कहते हैं कि 1 सेकंड में जो कितनी बार जो ये कंपन हो रहा है वो चीज तरंग कहलाता है। अगर 1 सेकंड में 10 बार कंपन हो रहा है तो वो 10 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति कहलाएगी। आवृत्ति कहते हैं किसको है कि 1 सेकंड में जो कंपन होगा, नंबर ऑफ साइकिल्स इन पर सेकेंड, वो चीज कहलाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति की जो ऐसा मात्रक है वो हर्ट्ज है। अर्थात 15वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, यानी लेंस की शक्ति को किससे मेजर करता है। तो डॉक्टर अगर कोई हमारे आंख को चश्मा बनाने के लिए जो ये बनाता है तो उसकी लेंस की शक्ति कितनी होती है। इस 16वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 16वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर होगा कि लेंस की शक्ति जो मेजर की जाती है वो डायोप्टर में, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और डी बराबर जो होता है वो 1/f, यानी कि उस लेंस की फोकस दूरी का जो है उल्टा होता है उसका डायोप्टर। जितना भी उसकी फोकस दूरी होगी 1/f जो है, डी बराबर क्या होता है 1/f, ये हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि डेसिबेल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डेसिबेल का प्रयोग जो है वह ब्लड में हीमोग्लोबिन मापते हैं, या फिर यूरिन में जो है शक्कर मापते हैं, या वातावरण में ध्वनि मापते हैं, या वायु में कण मापते हैं। तो 17वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि डेसिबल के जरिए जो है वो वातावरण में ध्वनि की माप करते हैं। और डेसिबल के जरिए जो है वो ध्वनि प्रदूषण की भी माप होती है और ध्वनि की भी माप होती है। तो इसमें हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे डेसिबल से, कि डेसिबल के जरिए जो है वह केवल वातावरण में ध्वनि की माप नहीं बल्कि ध्वनि प्रदूषण की भी माप के लिए डेसिबल ही प्रयोग होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। याद रखेंगे दोस्तों, 2 प्रकार की जितने भी भौतिक राशियां हैं, चाहे वो आधारी राशि हो या व्युत्पन्न राशि हो, उनमें से फिर उसको जब हम लोग इसके हिसाब से कैटेगराइज करते हैं तो वह राशि 2 प्रकार की होती है। एक सदिश होता है, दूसरा अदिश होता है। सदिश किसको कहेंगे और अदिश किसको कहेंगे। तो सदिश वैसे राशियों को कहेंगे जिसमें दिशा भी हो यानी डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, परिमाण भी हो, तो वो राशियां सदिश कहलाती है। और जो अदिश है उसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि जैसे वेग है, तो वेग का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी किस हिसाब से है, कितने मीटर प्रति सेकेंड है, क्योंकि वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो उसकी वेलोसिटी कितनी मीटर प्रति सेकेंड है और वह किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे अगर हम लोग ये कहें कि 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड 40 मीटर प्रति सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, तो ये सदिश राशि में आएगा। सदिश राशि जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, दिशा भी हो, परिमाण भी हो। और अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण हो। जैसे अगर हम लोग बात करें द्रव्यमान की, तो इससे ये पता चलता है कि कोई वस्तु का वजन कितना है, 5 केजी, 8 केजी, 10 केजी, 20 केजी, लेकिन वो किस डायरेक्शन में है इसका कोई पता नहीं चलता है। तो 18वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि हमें प्राप्त होती है। किसी पदार्थ का जो संवेग है, संवेग कैसे कहते हैं कि मोमेंटम जो है, और उसकी वेलोसिटी के अनुपात से जो हमें भौतिक राशि की प्राप्ति होती है वह कौन सा है। तो उससे हमें जो भौतिक राशि
की जो प्राप्ति होती है संवेग और वेग से, वह द्रव्यमान की प्राप्ति होती है। यानी 19वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 है कि त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र है वह कौन सा है। तो v इज इक्वल टू ये u प्लस ए टी हो या a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, या फिर ये a इज इक्वल टू म्यू प्लस वी टी, ए इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टी, या ए इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू। तो इसका 20वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि वी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। इस प्रकार जो है दोस्तों हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही लाभकारी और हितकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए तथा साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जो एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल है कि कौन सा अंगक जो कोशिका का अंगक है, कोशिका में जैसे लवक है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यानी ये जो कोशिका के अंगक है, कोशिका के जो अंग है उसमें कौन सा कोशिकांग केवल पादप में पाया जाता है। तो वह है प्लास्टिड्स, जिसको हिंदी में लवक कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि लाइसोसोम कार्य करते हैं। लाइसोसोम्स का क्या कार्य है? तो इसका कार्य जो है यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, या प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग का काम करता है, या फिर अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य करता है, या वसा संश्लेषण का कार्य करता है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है कि यह अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य करता है। यानी सी आंसर जो है इस प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको बहुत पसंद आएगा तथा साथ ही साथ आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है यह लाभकारी साबित होगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह ईस्ट में अनुपस्थित रहता है, या फिर कवक में, या जीवाणु में, या फिर नीले हरे शैवाल में। इनमें से किसमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है। तो ये जो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, वह जो अनुपस्थित रहता है वह जीवाणु यानी बैक्टीरिया में अनुपस्थित रहता है। इसलिए तीसरा नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। यानी यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया यह बैक्टीरिया में अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। यानी जो न्यूक्लियस है वह किसमें नहीं पाया जाता है। यह जीवाणु में नहीं पाया जाएगा, या फिर हरे शैवाल में, या कवक में, या फिर लाइकेन में। इनमें से किसमें जो है वह केंद्रक नहीं पाया जाता है। आज का जो यह प्रश्न है ये सभी बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न हैं जिनके एग्जाम्स में आने के चांसेस अधिक हैं। तो इस चौथा नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है कि केंद्रक जो अनुपस्थित रहता है वह ऑप्शन नंबर ए यानी जीवाणु में, बैक्टीरिया में केंद्रक, वास्तविक केंद्रक की अनुपस्थिति रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सा है। सबसे बड़ा कोशिका जो है वो तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है शुतुरमुर्ग के अंडा को जानते हैं सबसे बड़ा कोशिका के रूप में। सबसे छोटी कोशिका कौन है। तो सबसे छोटी कोशिका अमीबा है, या फिर वाइट ब्लड कार्पस्कल्स है, श्वेत रक्त कनिका, या फिर लाल रक्त कनिका है, या माइकोप्लाज्मा है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 5वां नंबर प्रश्न का कि जो सबसे छोटी कोशिका है वह है माइकोप्लाज्मा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए 5वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। यानी कि कौन सी रचना जो है वह एनिमल सेल को प्लांट सेल से अलग करने का कार्य करता है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है राइबोसोम, ये दोनों में पाया जाता है, प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, ऊर्जा का शक्ति गृह है, और इसमें जो जंतु को वनस्पति कोशिका से अलग करने का कार्य है वह है ऑप्शन नंबर डी यानी सेंट्रियोल जो है यह एक दूसरे से विभेदित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अनुवांशिकता हेरिडिटी का नियम के जन्मदाता कौन है। इसका
सही उत्तर क्या होगा 25वां नंबर प्रश्न के लिए कि हेरिडिटी के जन्मदाता के रूप में डार्विन जाने जाते हैं, या फिर वैलेस जाने जाते हैं, मेंडल जाने जाते हैं, या फिर लैमार्क जाने जाते हैं। तो आनुवांशिकता के जो जनक के रूप में जाने जाते हैं, जन्मदाता के रूप में, वो ऑप्शन नंबर सी सबसे सही उत्तर है। हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमसे बताने से पहले आंसर कर रहे हैं तो आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखिए, ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आनुवांशिकी की इकाई कौन सी है। आनुवांशिकी किस इकाइयाँ हैं, या क्रोमोसोम है, या फिर राइबोसोम है, या जीन है, या लाइसोसोम है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 8वां नंबर प्रश्न के लिए कि आनुवांशिकी जो इकाइयाँ हैं वह है जीन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। जी, आनुवांशिक पदार्थ जो है कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, या फिर आरएनए है, या प्रोटीन है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है। जी, 9वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा। तो 9वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कोशिका में पाए जाने वाला जो आनुवांशिकी पदार्थ है वह है डीएनए। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। मलेरिया जो है इसको किस श्रेणी, मलेरिया का जो परजीवी है, मलेरिया बीमारी जिससे फैलते हैं उस परजीवी को और अमीबा को कौन सी कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, प्रोटोजोआ में, या फिर पेरीफेरा में, या सिलेटेट्रा में, या फिर एनोलिडा में। तो इसका सबसे सही उत्तर क्या है 10वां नंबर प्रश्न का, वह है ऑप्शन नंबर ए कि जो मलेरिया का परजीवी है तथा अमीबा है इसको प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो है कैटेगराइज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पौधे और जंतुओं के बीच जो योजक कड़ी है वह किस रूप में जाना जाता है। पौधे और जंतुओं के बीच जो जोड़ने का कड़ी है उसको किस रूप में जाना जाता है। 11वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा। जी, आप लोग बताइएगा कमेंट करके 11वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 11वां नंबर प्रश्न का वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी युगलीना जो है वह पौधे और जंतु के बीच योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है। कौन कार्य करता है? युगलीना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है। जी, श्वसन का कार्य होता है, रक्त हालांकि अनुपस्थित रहता है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य में जो श्वसन की क्रिया होती है वह श्वसन की क्रिया जो है जब हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन को तो फिर वो रक्त के जरिए पूरे शरीर में उस ऑक्सीजन का परिवहन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। लेकिन यहाँ रक्त की अनुपस्थिति है लेकिन श्वसन की क्रिया है, वह जीव कौन सा है? 12वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या है? तो इसका सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कि वह जीव है हाइड्रा, जिसमें जो है रक्त की अनुपस्थिति होती है लेकिन श्वसन की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फाइलेरिया नामक रोग कैसे उत्पन्न होता है। जी, जो फाइलेरिया नामक रोग है वह किस वजह से उत्पन्न होता है? वह एस्क्रिस से उत्पन्न होता है, या फिर यूचेरिया से उत्पन्न होता है, या फिर प्लाज्मोडियम से होता है, या टीनिया सोलियम से होता है। इसका सबसे सही उत्तर क्या है 13वां नंबर प्रश्न के लिए? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 13वां नंबर क्वेश्चन के लिए वह है ऑप्शन नंबर बी कि उचेरिया बेन क्राफ्टी से यह जो है फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि केचुआ जो है वह किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, इसका क्या कारण है? तो केचुआ जो है वो खेतों में पाया जाता है, जिसको किसान का मित्र इसलिए कहा जाता है कि वह जो है वह मिट्टी को हल्का करने का कार्य करता है। इसलिए नहीं कि हानिकारक कीटों को नष्ट कर देता है या हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है, नहीं, बल्कि वह मिट्टी को जो है भुरभुरा बनाता है, हल्का बनाता है, जिससे फसल के उत्पादन अच्छा होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा कि केचुआ किसानों को लाभ जो है मिट्टी को पोला करके बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि मनुष्य की खोपड़ी में, मनुष्य का जो मस्तिष्क है, यह खोपड़ी है सर का, इसमें कितनी अस्थियां पाई जाती है, यानी कितनी हड्डियां जो है यह मनुष्य की खोपड़ियों में पाई जाती है। 15वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर 8 है, 30 है, या 10 है, या फिर 12 है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि मनुष्य की खोपड़ी में जो अस्थियों की संख्या है वह है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 8 हड्डियां जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है कि
शरीर का जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि है, यानी मनुष्य के शरीर का जो सबसे ये हार्डेस्ट कहेंगे हम लोग, सबसे मजबूत जो अस्थि है, मजबूत हड्डी जो है वह कौन सी हड्डी है? तो यह जांग की हड्डी है, या जबड़े की, या फिर आर्म भुजा की, या गर्दन की? तो सबसे जो मजबूत हड्डी है मनुष्य के शरीर का वो ऑप्शन नंबर बी है कि जबड़े की हड्डी जो है वो सर्वाधिक सबसे अधिक प्रबल सबसे अधिक मजबूत हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मानव शरीर में जो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर के अंदर जो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो इसमें आरबीसी में लाल रक्त, जो ये आरबीसी का निर्माण जो है यह कहाँ होता है? यह हृदय में होता है, यानी हार्ट में होता है, या फिर तिल्ली में, या यकृत में, या अस्थि मज्जा में? तो 17वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है कि जो लाल रक्त कण का निर्माण है यह अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है सर्वव्यापक ग्राहता है? जी, सर्वव्यापक ग्राहता का मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी वह ब्लड ग्रुप कौन सा है जिसको किसी भी ग्रुप का ब्लड अगर चढ़ा दिया जाए तो वह ब्लड जो है वो कार्य हो सकता है। सर्वव्यापक ग्राहता का मतलब है कि कोई ब्लड ग्रुप जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ब्लड ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो ब्लड ग्रुप क्या है कि ए बी तथा ओ है, और इसके आरएच फैक्टर प्लस और माइनस होते हैं। तो आरएच फैक्टर जो है प्लस और माइनस, जैसे ए है तो ए प्लस या ए माइनस, बी है तो बी प्लस बी माइनस, ए बी है तो ए बी प्लस ए बी माइनस, और ए बी ओ प्लस ओ माइनस। तो इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप जो है यह ग्राहता है? तो यह ए बी ग्रुप है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अब जो ये ग्राहता था उसके विपरीत यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? यानी वह ब्लड ग्रुप डोनर कौन है जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है, जिसको यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानेंगे? तो 19वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही उत्तर होगा कि यूनिवर्सल डोनर जो है वह ओ है। ऑप्शन नंबर बी जो है 19 नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, सर्वव्यापक ग्राहता कौन है, या ये सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो ए बी जो है वो लेने वाला है, और ओ जो है ये सबको देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भोजन का अनिवार्य अवयव कौन सा है? यानी भोजन जो हम लोग करते हैं उसमें सबसे जो जरूरी चीज़ है वो कौन सा है, जरूरी अवयव कौन सा है? इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा कि भोजन का जो सबसे जरूरी अवयव है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स है। यानी कार्बोहाइड्रेट जिससे हम लोग को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और ऊर्जा जो है वो जीवित रहने के लिए ऊर्जा का आवश्यकता सबसे अधिक पड़ता है, इसलिए हम लोग ये ऑप्शन नंबर डी के रूप में सबसे सही उत्तर जानेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में जो उत्तक का निर्माण होता है, हम लोग जानते हैं कि कोशिका जो है वो शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, और एक प्रकार की जो कोशिकाओं का समूह है उसको हम लोग उत्तक कहते हैं। क्या है कि एक प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। तो उत्तक का जो निर्माण है यह जो है प्रोटीन के द्वारा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो मांस है, दूध है, चावल है और दाल है। तो इसमें अगर हम लोग सही से ध्यान से देखें तो मांस, दूध और चावल में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और जो शाकाहारी लोग हैं तो वो अपने प्रोटीन की प्राप्ति जो है वो दूध और दाल से करते हैं, और जो प्रोटीन नहीं पाया जाता है वो चावल में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चावल में क्या पाया जाता है? तो चावल में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मानव शरीर में वसा जमा होता है, मानव शरीर में जो फैट्स है यह कहाँ इकट्ठा होता है? फैट्स जो है यह बाहरी त्वचा में इकट्ठा हो जाता है, या फिर वसा उत्तक में, या फिर यकृत में, या एपिथेलियम उत्तक में? तो फैट्स जो इकट्ठा होता है, 23वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी कि फैट्स जो है वह वसा उत्तक में इकट्ठा होता है, यानी बी जो है इसका सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि विटामिन शब्द जो है वह किसने प्रतिपादित किया है? विटामिन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले जो है वह मेंडल महोदय ने किया है, या पाश्चर ने किया है, या फिर फंक ने किया है, या लेकेन ने किया है? तो वैसे हम एक विटामिन पर जो है अलग इसी में जो है हम लोग एक अलग विटामिन पर प्रश्नों का सीरीज
करा रखे हैं, जो इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, तथा आपको ढूंढने में तकलीफ ना हो इसलिए हमने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रख दिया है। आप यहाँ से भी विटामिन से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं, जो परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसे आप देख सकते हैं। तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विटामिन शब्द का जो प्रतिपादन है वो फंक महोदय ने किया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, यानी जिससे ऊर्जा की प्राप्ति तो नहीं होती है, लेकिन रोगों से, विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारे शरीर को रक्षा करने का कार्य करता है, वह हमारे भोजन का कौन सा पदार्थ है? वह विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है या वसा है? तो वह कार्बोहाइड्रेट्स और वसा से जो है यह हमको मुख्य रूप से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रोटीन से जो है वो ऊतक का निर्माण होता है, और विटामिन जो है वो हमारे शरीर को जो है रोगों से रक्षा करने का कार्य करता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा दोस्तों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी बेहतर तैयारी कर सके। तथा साथ ही साथ दोस्तों, आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि आयोडीन युक्त नमक उपयोगी है, क्यों? आयोडीन युक्त नमक का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं? आखिर इस नमक को उपयोग करने का कारण क्या है? यह पाचन बढ़ाता है, या रोगों के प्रतिरोध उत्पन्न करता है, या थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, या सभी? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं, वह है ऑप्शन नंबर सी कि थायराइड ग्रंथियाँ को नियंत्रित करता है। क्योंकि आयोडीन की कमी से मनुष्य में घेगा नामक रोग उत्पन्न होता है, इसलिए आयोडीन का जो उपयोग करते हैं हम लोग, तो उससे क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि कंट्रोल रहता है। ऑप्शन नंबर डी सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? वह कौन सा उत्तक है? 27वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा? तो यह वह जो उत्तक है जो शरीर की सुरक्षा का कार्य करते हैं, वह कोई और उत्तक नहीं बल्कि एपिथीलियम उत्तक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वह 27वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में क्या जाना जाएगा? एपिथीलियम उत्तक, जो हमारे शरीर को सुरक्षा का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर को गर्म करने के लिए उत्तरदायी है? निम्न में से कौन जो है वह शरीर को गर्म करने के लिए उत्तरदायी है? वह श्वेत ग्रंथियां हैं, संयोजी उत्तक है, या फिर वसामय उत्तक है, या रोम है? तो शरीर को जो गर्म करने के लिए उत्तरदायी है वह है ऑप्शन नंबर सी कि वसामय उत्तक जो है, फैट्स वाला जो ये है हमारा टिश्यू, वो जो है शरीर को गर्म करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाता है, इसका सही कारण क्या है? कि बुढ़ापे के ज़माने में जो सबसे सही उत्तर होगा कि त्वचा में रुधिर का जो संचारण है कम होने के कारण ऐसा होता है, या उपचर्मीय स्तर में लचीलापन होने के कारण होता है, या चमड़ में जो है, चमड़े में जो है, स्किन में वह वसा उत्तक की कमी होने के कारण होता है, या फिर त्वचा में मेलेनिन और मेलेनोसाइट्स की अधिकता होने के कारण होता है। आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। 29वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे सही जवाब है कि उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण जो है यह इस प्रकार का स्थिति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ऊँट का जो कुबर है वह कौन से उत्तक का बना होता है? तो ऊँट का कुबर जो है वह कौन सा उत्तक का बना रहता है? इसका सबसे सही जवाब जो है वह है ऑप्शन नंबर क्या है? डी, कि वसामय उत्तक से जो है ऊँट का कुबर बना होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है 30वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर है। इस प्रकार जो है विज्ञान में बायोलॉजी से हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए अधिक ही उपयोगी तथा लाभकारी सिद्ध होगा। हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और चलते चलते रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, तथा साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग बेहतर तैयारी कर सकें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।